नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। यूपीपीसीएस 2019 में पूछे गए इतिहास सेगमेंट से जो प्रश्न है उनको हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए, हठयोग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। बी, हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे दिए हुए कोट में से सही उत्तर चुनिए। कोट ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी ना तो एक और ना ही दो। इसमें दोनों सही है, ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। हठयोग क्या है बच्चों? हठयोग एक क्रिया है, योग का ही एक भाग है जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक प्लस मानसिक रूप से प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाता है। यानी जो बाह्य विषयों के प्रति आकर्षण है, जो उस ओर प्रवाह है, उसको रोका जाता है। इसमें अंत में कुंडलिनी जागृत किया जाता है। शैव धर्म में विशेष रूप से ये चीजें देखने को मिलती हैं। बाद में नाथपंथी जो संत थे, चाहे वो मत्स्येंद्र नाथ हो, गोरखनाथ हो, इन सब लोगों ने भी इस क्रिया को अपनाया। और एक तरह से इसमें आप देखो तो व्यक्ति विषयों से मुक्त होने की कोशिश करता है, प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और ये चीजें हम सूफी संतों में भी देखते हैं। इसलिए ये माना भी जाता है कि सूफीज्म पर जो है भारतीय विचारधाराओं का प्रभाव था। हठयोग की प्रक्रिया चिश्ती सिलसिलों में अगर आप देखो तो विशेष रूप से माना जाता है। और इसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्हें योगी सिद्ध भी कहा गया है। यानी योग की प्रक्रिया को इन्होंने जो है अपनाया था। इस तरह से इनमें एक और दो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? यानी आप नेचर ऑफ क्वेश्चन को देखो कि वो कंपैरेटिव ढंग से पूछे जा रहे हैं। आर्ट आर्किटेक्चर में भी तुलनात्मक ढंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसके विकल्पों पे आए, ए मार्कंडेश्वर, बी कैलाश, सी मनुदेवी, डी भीमाशंकर। इसमें ए मार्कंडेश्वर है, बेनगंगा नदी के किनारे ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये मार्कंडेश्वर जो मंदिर है ये नागर शैली में है। ध्यान से आप समझेंगे किस शैली में है। नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है और इससे विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो एमपी में है। और खजुराहो में जो मंदिर है वो भी नागर शैली के हैं, चाहे वो चतुर्भुज का मंदिर हो, कंडारिया महादेव का मंदिर हो। चंदेल शासकों ने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया। और यहाँ की मंदिरों की जो खास बात है, आगे आपको मेंस में भी काम आएगी, कि जालियों का भी प्रयोग हम देखते हैं यहाँ की मंदिरों में, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। यद्यपि नागर शैली की अपनी खास विशेषता है, द्रविड़ की और बेसर की सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं। तो उनकी अपनी स्पेसिफिक जो क्वालिटी है वो तो खैर है ही है, लेकिन चूंकि मंदिर जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको उत्तर में बहुत सारे द्रविड़ शैली के मंदिर मिल जाएंगे, दक्षिण में आपको नागर शैली के मिल जाएंगे, बेसर शैली के भी मिल जाएंगे। तीनों प्रकार की शैलियों के प्रमाण आपको मिल जाएंगे मंदिर निर्माण के। तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं कि ये मार्कंडेश्वर मंदिर जो है वो विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। कैलाश मंदिर को आप जानते हैं गुहा मंदिर थी एक तरह से,
इसको कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट शासक था उसने बनवाया था। मनु देवी का भी मंदिर साधारण रूप में। भीमाशंकर अगर आप देखो तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस तरह से भी इनको हम देख सकते हैं कि कैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग है। क्लियर ही बात। तो मार्कंडेश्वर मंदिर इस रूप में भी जाना जाता है कि विदर्भ का खजुराहो है। तो खजुराहो एमपी में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन बनाने वाले पेपर सेटर को समझो आप। कल को उत्तर की चीजों को दक्षिण में पूछ लेंगे, दक्षिण की चीजों को उत्तर में पूछ लेंगे। तो उन मंदिरों को भी दिमाग में रखो कि ग्वालियर का तेली मंदिर विशेष रूप से क्यों उल्लेखनीय है। क्योंकि वो द्रविड़ शैली में बना हुआ, इसलिए उल्लेखनीय है। तो चीजों को आप जोड़ करके पढ़ें। अगला क्वेश्चन, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ये कला से संबंधित प्रश्न आ गया। तो वेणुशिल्प विकल्पों पे आए, ए आभूषण, बी चित्रकारी, सी बांस कला, डी संगमरमर की नक्काशी। इसमें सी बांस कला से संबंधित है। इसमें बांस पर कलात्मकता को कैसे उकेरा जा रहा है, चीजों का निर्माण किया जा रहा है, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, उससे संबंधित ये विवरण। इस ढंग के क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आप कोई टेंशन मत करो। कला, वास्तुकला और उससे संबंधित जो ग्रंथ है, निर्माण कला, वस्त्र निर्माण या अन्य चीजों के निर्माण की तमाम तरह की जो कलाएं हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको आर्ट आर्किटेक्चर में मिलेंगी। एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रहेगा। अगर ग्रंथ याद है तो अच्छी बात है, नहीं कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे एक प्रश्न आएंगे, उनको लेकर टेंशन नहीं है। बेसिक सारे सही होने चाहिए क्वेश्चन आपके, क्योंकि बेसिक जिसके गलत है वो बाहर है प्रीलिम्स से। क्लियर मान के चलो। कुछ ऐसे टपकने वाले प्रश्न आएंगे, वो सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं आपको टेंशन लेना है। हाँ, लेकिन जो आप पढ़े उसको बिल्कुल A to Z पढ़िए, नख से सिख तक पढ़िए, उसमें कोई काट छांट ना करे। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची दे से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राजवंश। अब यहां 4 राजवंश दिए हैं और इधर चारों का जो है उल्लेख मिल रहा है। ठीक, अब इसमें आप देखो, ए पल्लव, बी पांड्य, सी यादव और डी काकतीय। अब पल्लव मिला दो कांची, पांड्य मिला दो मदुरा, यादव मिला दो देवगिरी, काकतीय मिला दो वारंगल। अब इनको आप थोड़ा सा मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब देवगिरी को आप यहां सेट कर लो, महाराष्ट्र में आ गया। कांची को आप तमिलनाडु में सेट कर लो, मदुरा को भी आप तमिलनाडु में ही सेट करो, और वारंगल को आंध्र प्रदेश में सेट कर लो। तो इस तरह से मैप के थ्रू भी चीजों को जानो। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ये स्ट्रेटजी है। क्लास में हम लोग ये सारी चीजों को बताते हैं डिटेल में कि भूगोल को इतिहास से जोड़कर पढ़ो। भूगोल को इतिहास से जोड़कर, क्योंकि आप इतिहास पढ़े तो इतिहास को भूगोल से जोड़कर। भूगोल पढ़ते समय भी आप ध्यान रखो, उसको इतिहास से जोड़कर पढ़ो, तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री बन जाएंगे। और हिस्ट्री में ही लगभग 10% ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसका फायदा आपको मेंस में भी मिलेगा, भूगोल वाले पेपर में भी मिलेगा, हिस्ट्री वाले पेपर में भी मिलेगा। कोई मान लीजिए साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप मैप के थ्रू भी चीजों को दिखा सकते, कितने डायमेंशन में आप आंसर लिख सकते, इस कितने माध्यम में। तो टीचर को लगेगा कि ये बहुत ब्रिलियंट है, इसको सारी चीजें क्लियर है। इस तरह से ये उपयोगी हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक फायदा ये होगा कि मैप के थ्रू आपको कल को
प्रश्न आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न राजवंशों को लगाएं, तो दिमाग में अगर आपके रहेगा कि अच्छा हाँ यार, तो देवगिरी का याद हो, तो सबसे पहले आ जाएगा, फिर वारंगल आ जाएगा, फिर आ जाएगा कांची आ जाएगा, फिर मदुरा आ जाएगा। कभी कभी जैसे पूरा स्थल पूछ लेता है ना कि बुर्जहोम, गुफ कराल, कोलडीवा और जो है ब्रह्मगिरी या तिरमपक्कम, तो आपको उत्तर से दक्षिण आ जाओगे ना। मैं पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा हूं। यहाँ पेपर सॉल्व करने का उद्देश्य ये भी है कि आपके अंदर एक जो है नए नए प्रश्नों को बनाने की एक कला आपके अंदर आ जाए कि इस प्रश्न की संभावना है पढ़ते समय। पुराना प्रश्न तो आपने हल ही कर लिया, रिपीट कर देगा सही हो जाएगा, लेकिन इसको हल करने का उद्देश्य यह है कि इसमें से नया और क्या बन सकता है। तो ये दिमाग में आप रखो। अगला क्वेश्चन, तो इसको अच्छा खैर मिला ही दे, आप इसको मिला दो। अब पल्लव कहां थे? ए, तो A2 B3, A2 B3, बी विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। ठीक है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। आर, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। आर, अब इसमें विकल्पों पे आए आप। ए सही और आर सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। अब इसमें क्या है कि इसमें सही तो बी होगा। क्यों? प्रश्न पर लौटे आप। ए सही आर की सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। इसमें व्याख्या सही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अकबर ने सिक्के के प्रचलन को नियमित तो किया, क्योंकि तमाम सिक्के उसने चलाए, चाहे वो मुहर हो, जलाली हो, संसब हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो कह दिया कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो दाम ही नहीं था, प्रमुख सिक्का और बहुत सारे सिक्के थे। समझ रहे हैं कि थोड़ी सी विविधता देखने को मिल रही है। इस आधार पर हम व्याख्या को सही नहीं मान सकते, क्योंकि शेरशाह सूरी ने तो अशरफ स्वर्ण सिक्का, रुपया चांदी और दाम तांबे के 3 सिक्के मात्र चलाए थे। लेकिन अकबर के काल में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे उसने बहुत सारे सिक्के चलाए, सोने में, चांदी में, तांबे में सिक्के जो है वो चलाए। तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं कि व्याख्या सही नहीं है। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ए सरनाल का युद्ध, बी बेलग्राम का युद्ध, सी धर्मत का युद्ध, और मतलब 1, 2, 3 और चौथा जजाऊ का युद्ध। पहला सरनाल का, दूसरा बेलग्राम का, तीसरा धर्मत का, चौथा जजाऊ का युद्ध। हर वीडियो में मैं आपको क्या कहता हूं बेटा कि आप कालक्रम को मित्रों दिमाग में रखो। कालक्रम जैसे सेट करोगे चीजें क्लियर होगी। ये सरनाल का एक छोटा सा युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1572 में, जब अकबर गुजरात अभियान किया था। तो अकबर और मिर्जा के बीच ये युद्ध हुआ था। अकबर बनाम मिर्जा, अकबर बनाम
मिर्जा। अकबर बना मिर्जा में हुआ था। क्लियर हुई बात? तो आप देखो इसमें कि जब अकबर ने गुजरात अभियान किया, मुजफ्फर शाह तृतीय वहां का शासक था, उसको हराया, हराकर वापस आया, जिस मिर्जा को अपॉइंट किया जो है उसने विद्रोह किया, तुरंत लौटा भी, और कहा जाता है आपको कि द्रुतगामी अभियान था गुजरात का, क्योंकि आगरा पहुंचा नहीं था, इसके पहले ही पता चला विद्रोह हो गया। गुजरात में एक जगह है सरनाल, वहीं ये युद्ध हुआ, एक छोटी सी झड़प थी जिसमें उसने मिर्जा को हराया। इस तरह से इसकी क्रोनोलॉजी ये हो गई। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध आपको याद होगा कि ये 1540 में हुआ था, जब शेर शाह सूरी और हुमायूं, शेर शाह बनाम हुमायूं। धर्मट युद्ध आप जानते हैं कि ये 1658 में हुआ था, औरंगजेब और शाही सेना के बीच। क्लियर? इसमें आप देखिए कि कैसे जो है औरंगजेब विजयी हुआ। फिर जजाऊ का युद्ध, यह जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था औरंगजेब के पुत्रों के बीच में। बाद में इस युद्ध में अंत में मोहम्मद मुअज्जम ने कामबख्श और आजम का अंत किया। कामबख्श का अंत इसी युद्ध में किया था। फिर वो साहेब बेखबर नाम से, बहादुर शाह साहेब बेखबर नाम से मुगल बादशाह बन गया था। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इस क्रम में आप सीधे सेट कर दो, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आप देखोगे 1540 में जो है आ जाएगा बेलग्राम का युद्ध, तो दूसरा ले लो। फिर कौन सा युद्ध आ जाएगा? फिर आ जाएगा 1572, यानी 2 के बाद ये का गया। फिर तीसरा का आ गया धर्मट का युद्ध आ गया, और फिर चौथा जजाऊ का युद्ध आ जाएगा। तो इसमें सही क्या होगा? इस विकल्प सही हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्रोनोलॉजिकली, इसलिए क्रोनोलॉजी को दिमाग में जरूर रखें, इससे चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहती हैं, कल को मेंस में भी ये काम आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता व्यवस्था की नहीं है, ध्यान रखेंगे, हमेशा बहुत सिंसियरिटी से पढ़ें, क्योंकि यही गड़बड़ कर देता है मामले को। ए, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बी, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत। सी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। और डी, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अब अगर आपने एकता व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। आप निजामुद्दीन तूसी की रचना है सियासतनामा, इसी में एकता व्यवस्था का उल्लेख है। आप जानते हैं एकता को मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन एकता एज सिस्टम इसको दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और एकता एक अरबी भाषा का शब्द है, अक्ता, एकता। इसका जो स्टैंडर्ड मीनिंग है, जो एक मानक अर्थ है, कि वो है कि स्थानांतरणीय भूराजस्व अधिन्यास, इसकी मीनिंग है। कभी कभी एग्जैक्ट मीनिंग पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आखिर क्या है इसकी मीनिंग। तो स्थानांतरणीय भूराजस्व अधिन्यास है। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये ट्रांसफरेबल है, भूराजस्व संबंधित अधिन्यास है। ये एकता व्यवस्था एक प्रशासकीय व्यवस्था थी और इसके तहत प्रांतीय प्रशासन को नियमित किया जाता था। एकता एक क्षेत्र थी और इस क्षेत्र में जो अपॉइंट होता था उसे हम मुक्ता या बलि भी कहते थे। ये उस प्रांत में कानून व्यवस्था, भूराजस्व वसूल करता था, उसी से सैनिक रखता था
और सारा कुछ खर्च करने के बाद इक्ता से जो शेष बचता था, अधिशेष, जो अधिशेष बचता था जिसे हम फवाजिल कहते हैं, फवाजिल, वो केंद्र को भेज देता था। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहीं है, तब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो सी है, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत है, यानी ये विशेषता इसमें नहीं, इसमें तो सी विकल्प सही है, क्योंकि इक्ता से जो राजस्व सृजित होता था वो मुक्ता या बलि को मिलता था, वो सारा शासन प्रशासन करता था। फिर अधिशेष जो फवाजिल के रूप में जाना जाता है वो आता था बच्चों, उसको जो है वो केंद्र में भेजता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान है जिसने फवाजिल वसूला, बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने भी फवाजिल को वसूल किया था, यानी अधिशेष को वसूल किया था। इस तरह से इसमें सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन। तबकाते नासिरी, मिनहाजुस सिराज, तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ, तुगलकनामा इब्न बतूता, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, यानी सल्तनत और मुगल दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है। कल को एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न तीनों की पुस्तकों को एक साथ मिलाकर पूछ लेगा। जैसे जैसे एग्जाम और जटिल होता जाएगा उसमें सबको मिला के पूछ लेगा। एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न तीनों को मिलाकर कोई क्वेश्चन सिस्टम पूछ लेगा, कोई कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछ लेगा। यही सब तो विजन रहेगा जब आप आईएएस बनेंगे। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अभी नेचर डिमांड ऑफ क्वेश्चन कैसे आ रहा है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये चीजें जैसे इस ढंग से, मेंस में भी आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं। अब इसमें देखो, तबकाते नासिरी, मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना बिल्कुल सही है, और ये पहली रचना है बच्चों जिसमें दिल्ली सल्तनत का व्यवस्थित विवरण मिलता है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी जो है वो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था, और उसी को आदर्श सुल्तान भी कहा था तबकाते नासिरी में। इज इट क्लियर? तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ। अच्छा, आपको यह भी बता दूं कि अफीफ के अलावा जियाउद्दीन बर्नी, तबकाते नासिरी जहां से खत्म होती है वहीं से बर्नी पकड़ लेता है, यानी मिनहाजुस सिराज का लेखन समाप्त होता है, बर्नी का शुरू, बर्नी का खत्म होता है, अफीफ का शुरू। अच्छा, बर्नी और अफीफ दोनों ने इस नाम से रचना लिखी है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। कल को दोनों एक साथ दे दे तो आपको लगेगा कि ये दोनों बुक कैसे एक साथ हो सकती, दोनों ने लिखा है। तो ये शम्स सिराज की बिल्कुल रचना है। तुगलकनामा इब्न बतूता, यही इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, मिफ्ताउल फुजूह, खजानुल फुतूह, तुगलकनामा, नूह सिपहर, देवल रानी, आसिका, बहुत सारे ग्रंथ मिले जाएंगे। इब्न बतूता की रचना का नाम है रेहला। ये मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद तुगलक के काल में आया था। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, चीन में राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। इसने बहुत सारी बातें उस काल की लिखी है। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम की है ही है, जिसमें हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से भी इनको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको भी आप, सरल क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। ए में क्या है? दाम, ताम्र मुद्रा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे, आज खूब प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, इन पर आपको विशेष दो, इसलिए बार बार मैं याद दिलवाता हूं आपको कि आदत में आ जाए बेटा आपके। दाम ताम्र मुद्रा है। देसाई बिल्कुल राजस्व अधिकारी होते ही थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, बिल्कुल प्रांतीय स्तर पर दीवान नियुक्त किए जाते थे। जरीब एक प्रकार का कर नहीं, जरीब जो था काठी और जरीब या जरीब, ये मराठवाड़ा क्षेत्र में ये जो है कर ना होकर के एक मापन, भूमि मापन की
मापन की इकाई थी। तो टर्मिनोलॉजी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सारी चीजें लेक्चर में मिल जाती हैं, प्रसंग में सारी चीजें आ जाती है। इसमें सारी चीजें वैसे बता देता हूँ। तो ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी भी स्टडी आपने किया है बेसिक तो आप सही कर लोगे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी देखो आ गया, जो है ग्रंथों से संबंधित प्रश्न आ गया। अब इसमें क्या है, इसको भी मिला दो आप। महत्वपूर्ण एक को भी आप जानो, जैसे मान लीजिए मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो, चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा, राग विरोध। तो जिसको मान लो जानते, जैसे मैं बिल्कुल नया कंप्यूटर मान के मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए अमीर खुसरो ही आप सिर्फ पढ़े हैं। क्यों पढ़े? क्योंकि आप सल्तनत में अमीर खुसरो को पढ़ेंगे, कैसे वो जलालुद्दीन के बारे में, कैसे वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कैसे बाद में जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी देता है। इन सब बातों को आप देख सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। बलबन के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसने भी बहुत सारे सुल्तानों का कार्यकाल देखा। अब ये अमीर खुसरो की एक रचना है आशिका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर भी की। एक पकड़ लो तो भी आप सही कर लोगे। जैसे डी में 2 देखो, अब डी में 2 कहीं है, एक मिल गया आप डी में 2, तो बी ऐसे ही सही होगा। यद्यपि मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है, इसको आप देख सकते हो, और दामोदर कवि की पद्मावती जो है, और फिर सोमनाथ की राग विवोध है। अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत आप साहित्य पढ़े हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐतिहासिक संदर्भ में भी ग्रंथों के आधार पर सही कर लोगे। लेकिन हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ में जो भी आप जानो तो पूरा जानो। अमीर खुसरो की सारी रचनाएं आप जानो, बर्नी की सारी रचनाएं, अफीफ की सारी रचनाएं, इसामी की सारी रचनाएं, सरहिंदी की सारी रचनाएं, अवल फजल की सारी रचनाएं। तो ये अब उसी में से पूछेगा आपसे, डेप्थ में थोड़ा सा पूछ लेगा तो सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ये भी इजी क्वेश्चन है, क्लास के लेक्चर का ही पार्ट है एक तरह से, आप देखेंगे। ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, बी मालवा का राज बहादुर, सी मेवाड़ का उदय सिंह, डी गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो आपको बता दूं कि ये रीवा भाटा, यानी इनको आप रीवा भी कह सकते हैं। रीवा आज की तारीख में एमपी का एक जिला है। ये राजा रीवा, राजा रामचंद्र सिंह, इन्हीं के दरबार में तानसेन थे, जिनका नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका नाम था। तानसेन बाद में कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने इनको दिया था। अबुल फजल लिखता है कि पिछले 1000 साल में ऐसा गायक नहीं हुआ। और तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। तो ये सब ध्रुपद शैली के गायक थे। ध्रुपद, जब आप ललित कला पढ़ेंगे तो ललित कला में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है रागों का विकास होता है, कि ध्रुपद है, फिर जो है क्या कहते हैं ख्याल गायकी आती है, फिर ठुमरी आती है, फिर टप्पा आता है। तो कैसे जो है बंधे बधाए नियमों से आजादी वाली प्रक्रिया शुरू होती है रागों के विकास में। ध्रुपद में भी सुबह शाम दोपहर के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। कैसे 7 स्वर का इस्तेमाल, 5 स्वर का, 6 स्वर का कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब सारी चीजों की भी समझ होनी चाहिए आपको संगीत में। तो वो सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ते होंगे। इस तरह से इसमें ए सही है। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। फिर आ गया देखो क्रोनोलॉजी आ गई। क्रोनोलॉजी सेट कर लोगे बेटा, पहली बार में प्रीलिम्स बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए लिखने की, अच्छे गाइडेंस में मेंस, फाइनल सिलेक्शन पहली ही बार में बैठे, और कंप्लीट आईएएस की मैं बात कर रहा हूं, भले यूपीपीसीएस के पेपर को हम हल कर रहे हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस आईएएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का ही अंतर है। अब इसको आप क्रोनोलॉजी में सेट करो। रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद। अब रबिया दुर्रानी कौन थी? ये औरंगजेब से संबंधित थी, और ये चीजें आपको 17वीं सदी से जोड़कर देखना है। शेर शाह सूरी का मकबरा, आप जानते हैं कि 1545 में मर गया था शेर शाह सूरी। सासाराम में एक झील के अंदर उसका मकबरा है।
जो बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू प्रतीत होता है। हुमायूं का मकबरा, आप जानते हैं कि हुमायूं 1556 में जनवरी में मरा था। अटाला मस्जिद, ये 15वीं शताब्दी के आरंभ में 1400 के आसपास, 1400 बस पहले दशक में ही, 1400 से पहला दशक जो है 1410 से पहले ही 7-8 के आसपास ये जो है इसको इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद को बनवाया था। अब इसमें कालानुक्रम को सेट कर दो सीधे, तो 1408 के आसपास ये है, तो सबसे पहले इसी को ले लो, तो ये आ गया। सिर्फ एक ही को पकड़ो आप, सही हो गया, ये हो गया। अब ये आ गया, अटाला मस्जिद आ गया। अटाला मस्जिद के बाद क्या आएगा, शेर शाह सूरी आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, फिर हुमायूं आ जाएगा, फिर अभी दुर्रानी आ जाएगा, सही हो गया। अब इसी को अब आपके दिमाग में इसी से मेंस भी आप वास्तुकला के विकास को भी आप मुगल काल का, मध्य युग का देख सकते हो, कैसे मस्जिदों के निर्माण में चीजें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य की कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अब अगर आप मनसबदारी व्यवस्था को अच्छे से पढ़ा है आपने, ये मनसबदारी व्यवस्था एक सिविल संस्था थी मुगल काल की। अब्बास सईद की प्रेरणा से इसको अकबर ने शुरू किया था। इसमें जात और सवार की बात है। इसमें नागरिक और सिविल दोनों प्रकार के प्रशासन करने पड़ते थे। मनसबदार बनने के लिए यानी अधिकारी वर्ग में शामिल होने के लिए मीर बख्शी के पास आवेदन देना पड़ता था, फिर मुगल बादशाह उसका साक्षात्कार लेता था, फिर अपॉइंट कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये जो है कुलीन वर्ग से संबंधित, जिसको उस काल में हम उमरा वर्ग कहते थे, उमरा वर्ग, इन्हीं के माध्यम से अकबर ने पूरी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। बाद में इसमें जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो बात है, दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक था ना, ये गलत है। पैतृक नहीं था, ये अधिकारी वर्ग थे, योग्यता से निर्धारित होता। यद्यपि योग्यता का निर्धारित, जैसे आज है, आज आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू देते हैं, फिर आप मजिस्ट्रेट बनते हैं। उस युग में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मीर बख्शी के पास आवेदन दिया आपने, और आवेदन के बाद जो है एक दिन मुगल बादशाह आपको बुलाएगा और देखकर हो लिया, उसको लगेगा कि नहीं इसमें काबिलियत है, तो चयन कर देगा। तो ये पैतृक नहीं था, यानी इसमें केवल ये सही है। अब यहाँ कभी कभी गलती भी हो जाती है। जैसे आप देखो कि यूसुफ जंगियों के विद्रोह के दबाने के लिए उसने बीरबल को नियुक्त किया था। बीरबल वहां मारा गया। बीरबल को सैनिक जानकारी नहीं थी, बुद्धिमान बहुत था, लेकिन वो आदमी जब कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया है, तो इसके लिए भी हर चीज, सैन्य जानकारी का भी एक प्रशिक्षण होता है। तो उसमें उसने देखी बीरबल को खो दिया। तो कभी कभी गलतियां भी हुई हैं कि जिसमें नागरिक प्रशासन की काबिलियत है, उसको सैन्य प्रशासन में आप कैसे भेज रहे हैं बिना प्रशिक्षण के। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।